नमस्कार. झी 24 तासच्या ह्या सुरमई दिवाळीत आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. अभिजात शास्त्रीय संगीताला एक मोठी परंपरा आहे. या परंपरेत जसं कंठसंगीत आहे तसंच वाद्यसंगीतही आहे. एक बांबूची काही छिद्र असलेली एक नळी आणि त्यावर मारलेली फूक, परंतु त्यातून एक स्वरांची मोहमयी दुनिया उभी राहते. पंडित रोणू मुजुमदार, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित भोलानाथ, पन्नालाल घोषजी अशा अनेकांनी ही परंपरा अधिक समृद्ध केली. याच परंपरेत आणखीन काही नावं या पिढीत जोडली जात आहेत. प्रेक्षको, आज ही नावं कदाचित आपल्या परिचयाची नसतील, परंतु मला 100% खात्री आहे की आपल्या मेहनतीनं आणि प्रतिभेनं ही नावं उद्या तुमच्या ओठावर असणार आहेत आणि बासरी म्हटल्यानंतर त्यांचीच बासरी तुमच्या कानात गुंजणार आहे. चला स्वागत करूया या सुरमई दिवाळीत बासरी वादक पारसनाथ यांचं. पारसनाथजी, आपलं स्वागत. थँक्यू. पारसनाथजी, मैफिलीला सुरुवात करताना आपण जय श्रीकृष्ण या मालिकेत कृष्णाची बासरी वाजवली होती. आपल्या साथीला कृष्ण आहे, आपल्या हातात बासरी आहे, तेव्हा जय श्रीकृष्ण या मालिकेतल्या बासरीने सुरुवात करूया. क्या बात है. थँक्यू. आपल्याकडे श्रीकृष्ण प्रेमाची, श्रीकृष्णाच्या गोष्टीची एक परंपरा आहे. जी. पूर्वीच्या काळी आजी आजोबा, दादा दानी, नाना नानी यांच्याकडनं कृष्णाच्या गोष्टी, कृष्णाची बासरी हे सगळं ऐकायला मिळायचं. नंतरच्या पिढी श्रीकृष्णाला अमर चित्रकथांमध्ये पाहत होती. आणि आत्ताची मुलं ही कार्टून नेटवर्कवर काय बघतात तर ते पुन्हा श्रीकृष्णच बघतात. म्हणजे श्रीकृष्ण प्रेमाचा हा धागा आत्तापर्यंत कायम चालू राहिला आहे. परंतु तुमच्या आयुष्यात कृष्ण आला तो घरातल्या बासरीच्याच रूपात. तुमच्या आजूबाजूला कृष्ण दिसला तो या बासरीच्या रूपात. जी. मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा हूँ और बहुत खुश नसीब हूँ कि बचपन से ही मैं उस माहौल में रहा हूँ संगीत के. वो बचपन की जो पहली सोच, पहली समझ, पहली सेंस जो थी वो कृष्ण के इस आशीर्वाद के साथ ही थी और बहुत अच्छा लगता था. खेलना ही हमारा शुरू हुआ है बांसुरी के साथ. वाह वाह. तो उस तरीके से हम लोग बहुत खुश नसीब रहे कि सब कुछ सीखने के लिए हमें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा. गुरुकुलात जाण्यासाठी अनेकदा विद्यार्थी बाहेर जायचे, परंतु तुमच्या आयुष्यात गुरुकुल तुमच्या घरातच होतं. याचं कारण तुमचे
पिताश्री, पिताश्री. तुमचे वडील बंधू, जी. सगळेच जण दादाजी. हे एक प्रकार दादाजी जी. हे सगळेच जण एक प्रकारे बासरीच्याच माहोलमध्ये जी. वाढत होते. याचा खूप प्रचंड फायदा झाला असेल. बहुत 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 कहते हैं कि संगीत सीखने के लिए बहुत कोशिश करने के बावजूद भी एक अच्छा गुरु नहीं मिलता. तो उस तरीके से मैं बहुत सौभाग्यशाली रहा कि मेरे चारों तरफ बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत विद्वान संगीत था मेरे गुरुओं के द्वारा. तो मैं कहीं भी अगर कुछ थोड़ा सा भी वो तोतली उसमें जो बांसुरी बजाता था उसमें थोड़ा सा भी कुछ अच्छा होता था तो मेरे दादाजी, मेरे पिताजी बहुत तारीफ़ करते थे, बहुत अप्रिशिएट करते थे. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो. तो फिर उसकी वजह से मैं और कोशिश करता था कि और क्या अच्छा हो सकता है. तो एक वो तारीफ़ की वजह से, एक प्यार की वजह से, लाड की वजह से वो और इच्छा जागती थी कि लाड और मिले. तो और कोशिश रहती थी और जहाँ गलतियाँ होती थी वहाँ उन गलतियों को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की. मैं ये कहूँगा कि जितना रियाज मैंने किया है उससे कहीं ज़्यादा मेहनत मेरे गुरुओं ने, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी ने हम पे की है. हम पे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे बड़े भाई हैं श्री पंकज नाथ जी. तो हम दोनों की म्यूज़िक जर्नी, संगीत का जो सफ़र है एक साथ ही शुरू हुआ. रियाज वो ज़्यादा करते थे और इंस्पिरेशन मैं उनसे होता था, अपने भाई से इंस्पिरेशन मुझे मिलती थी उनसे. सो धीरे धीरे करके उनको देख के मुझे भी शौक चढ़ा कि मैं भी और रियाज करूं उनके जैसा. बासरी फेमस होती म्हणून शिकलात, जी. वाजवलं, करिअर करायचा निर्णय घेतलात का बासरी हाच आपल्या आयुष्याचा आत्मा आहे असं वाटलं म्हणून बासरीकडे वळलात? मुझे ऐसा लगता है कि बांसुरी जब मेरे हाथ में आई थी बचपन में तो ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा एक नटखटपन में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्यारी लगती थी मुझे, वो बांसुरी थी. क्योंकि उस वक्त इतनी स्पिरिचुअल और इतनी सोच नहीं थी. समझदार नहीं था मैं बचपन में. कोई भी बच्चा नहीं होता इतना गहरा. तो वो धीरे धीरे करके अभी तक ऐसा लगता है कि ये मेरे शरीर का एक हिस्सा है. वाह. जो इसके बिना मैं अधूरा हूँ, इसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ. अगर ये मेरे जीवन में नहीं है तो मेरा जीवन ही कुछ नहीं है. अब बांसुरी के साथ मैं जीता हूँ, बांसुरी के साथ मैं रहता हूँ. तो और इसका मंथन इतना गहरा है कि आज तक मैं थोड़ा भी समझ पाऊँ, इतना इन कोशिशों में अभी तक लगा हुआ हूँ कि इसको मैं समझ पाऊँ गहराई से. 7 वर्षाचे आपण असताना तुम्ही बासरीचा पहिला परफॉर्मन्स जी. स्टेजवर दिला. जी. एकीकडे असं म्हटलं जातं की पहिले साधना, जी. बाद में प्रदर्शन. जी. लेकिन तुम्ही तर वयाच्या 7व्या वर्षीच प्रदर्शनाला सुरुवात केली. जी. काय होता तो अनुभव? अनुभव अब बहुत अच्छा होता है कि बचपन में 7 साल की उम्र में मैंने बजाया था कि उस वक्त तो मस्ती में हो गया प्रोग्राम. पर उससे पहले भी एक परफॉर्म किया था. एक दूरदर्शन में एक प्रोग्राम आता था, वहाँ पे परंपरा करके उसका कॉन्सेप्ट था. तो हम 3 भाई हैं. मेरे सबसे बड़े भाई श्री पवन नाथ जी और पंकज नाथ जी और मैं. हम तीनों भाई अपने दादा गुरु के साथ बैठे थे और उन्होंने जो हमने उनसे सीखा है, जो तालीम ली है हमने, थोड़ा करके हम लोगों ने बचपन में जो भी बजाना था वो बजाया उस इंटरव्यू में. तो वो पहला स्टेज मेरा था. वो एज थी तकरीबन 3 या 4 साल की एज में थी. उसके बाद सोलो कह सकते हैं आपकी 7 साल की एज में किया मैंने. क्या था वो एक्सपीरियंस, कैसा था, क्या बजाया था, कुछ याद है? राग बजाया था एक अहिर भैरव में. सो क्योंकि सुबह सवेरे
का उनका था, वाह। तो सुबह का ही राग बजाना था, तो सुबह का एक राग बजाया था. अहिर भैरवची एक झलक ऐकूया तुमच्याकडून. जरूर. जरूर. पारसनाथ, मी अनेकदा पाहिलंय की बासरी वादकांकडे, विशेषतः तुझ्याकडे, तुझ्या बॉक्समध्ये अनेक प्रकारच्या बासऱ्या असतात. त्याचे साईज, शेप वेगवेगळे असतात. जी. आपण एक असा प्रयोग करूया जी. की एकच सुरांची लगड जी. अनेक साईजच्या बासऱ्यांवर कशी वेगवेगळी येते, त्याचा आनंद नेमका काय असतो? जी. मैं धीरे धीरे करके आपको सुनाता हूँ सुर और साउंड कैसा होता है अलग अलग फ्लूट का. और सबसे पहले मैं ये बेस फ्लूट में आपको सुना रहा हूँ. बिल्कुल. ही जी बासरी आहे ती मला खूप मोठी दिसते आहे. या बासरीला नेमकं नाव काय? जी, इसे कहते हैं शंख बांसुरी. ओके. शंख फ्लूट. इसको बहुत ही, इसका जो साउंड है, इसका जो फील है बजाने में, वो बहुत ही शांत है, बहुत ही धैर्य है और बहुत ही डेप्थ है इसके साउंड. तो कभी भी आप मेडिटेशन कह सकते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं या मेडिटेट करते हैं या बहुत ध्यान या मंत्र मुग्ध होने वाला साउंड है इसका. वाह. बहुत सुलझा हुआ है, बहुत धैर्य है इसमें. हीच सुरावट आपण वेगवेगळ्या साईजच्या बासरींवरून ऐकूया. जी. मुळात ह्या बासऱ्यांची साईज वेगवेगळी कशा करता असते? जी. अब यही जो मैंने धुन आपको अभी सुनाई, हाँ. यही मैं इससे एक ऑक्टेव हाँ. और एक साइज बड़ी बांसुरी में सुनाता हूँ.
वाह अब यही धुन मिडिल ऑक्टेव मध्य सप्तक जो बांसुरी है उसमें कैसे लगेगी। क्या बात है। इसी का तार सप्तक भी है। पारसनाथ, तुझी पहिली मी ओळख कुठे झाली याचा जेव्हा विचार करतो त्यावेळेला तुझा एक अल्बम माझ्या डोळ्यासमोर येतो आणि तो जी. म्हणजे इटर्नल विंड्स. इटर्नल विंड्स. त्याच्याबद्दल काहीतरी सांग आणि त्याची एक झलक ज्या प्रेक्षकांनी तो ऐकला नसेल त्यांना ऐकायलाच पाहिजे असा अप्रतिम अल्बम आहे. ये इटर्नल विंड्स जो मेरी एल्बम मैंने 2012 में रिलीज़ की थी, मेरे को बहुत वेस्टर्न म्यूज़िक सुनने का बड़ा शौक़ है और मैं बहुत इंस्पायर और बहुत अट्रैक्ट होता हूँ वेस्टर्न म्यूज़िक सुन के. तो उसका एक कॉम्बिनेशन मैंने फ्लूट के साथ बनाया.
पारसनाथ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थँक यू सो मच. अनेक जिंगल्सवर तू काम केलेलं आहेस. अनेक जिंगल मधली बासरी ऐकल्यानंतर आम्हाला खूप बरं वाटतं. जी. पण जेव्हा कळतं की ही बासरी तू वाजवली आहेस तेव्हा आणखी आनंद होतो. जी. जिंगल्स कसं काय करायला लागलास आणि काही जिंगल्सची झलक मला नक्की आज तुझ्याकडनं ऐकायची. जी. एक जिंगल्स, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे, और मैंने काम किया है उनमें, और उसमें से एक सबसे जो पॉपुलर हुआ है और जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आज भी आप लोग सुनते हैं उसे प्रोमो के रूप में, जो छोटी सी धुन है वो मैं बजाता हूँ. आणखीन कुठल्या कंपन्यांच्या किंवा प्रोडक्टच्या जाहिरातीमध्ये तुझी जिंगल आम्हाला दिसली आहे, वाजून दाखवशील? एक मैंने वोडाफोन के लिए बजाया था. वो एक्चुअली मैंने दूसरी इस हिंदुस्तानी बांसुरी पे नहीं बजाया था. वो मैंने बजाया था, वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड सुसैटो, अमेरिकन फ्लूट है, सुसैटो फ्लूट है, उस पे मैंने ये धुन बजाई थी. तो मेरे पास पूरी वर्ल्ड से कलेक्शन, मेरे को बहुत शौक है इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट करने का, और मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ कोशिश करता हूँ कि वहाँ का इंस्ट्रूमेंट लेके आऊँ. जगजीत सिंग यांच्या बरोबर तुम्ही अनेक कॉन्सर्ट्स केल्यात, इथे केल्यात, परदेशात केल्यात. जी, किंबहुना जगजीत सिंग यांच्या कॉन्सर्टचा तुम्ही एक अविभाज्य भाग असायचा. जी. तुमचा उल्लेख अत्यंत आदरपूर्वक जगजीत सिंग करायचे. त्यांना श्रद्धांजली म्हणून, त्यांची आठवण म्हणून त्यांचं कुठलं गाणं आम्हाला ऐकवाल आणि त्यांची एखादी आठवण सांगाल का? मुझे सौभाग्य मिला स्टेज शेयर करने का, और मुझे उन तक पहुंचाने वाले, जगजीत जी तक पहुंचाने वाले, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा उनका, श्री कुलदीप देसाई जी, जिन्होंने उन्हें, ही वॉज लाइक, ही यूज्ड टू मैनेज हिम, कुलदीप जी, वो ही मुझे लेके गए उन तक, जगजीत जी तक. और कुलदीप जी से मुझे मिलाया गया, मेरे अंकल हैं श्री मोनी, जसपाल मोनी जी, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. संतोष नायर जी और जसपाल मोनी जी, इन लोगों ने मुझे मुंबई में बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने ही मुझे वहाँ तक इंट्रोड्यूस किया. और जगजीत जी के साथ मेरा सफ़र बहुत ही यादगार और बहुत ही स्पेशल और बहुत ही प्यारे दिन थे मेरे, जो वक्त मैंने उनके साथ बिताया है. बिकॉज उन्होंने मुझे एक म्यूज़िशियन की तरह नहीं, एक बच्चे की तरह अपने साथ ट्रैवल में रखा, और अपने साथ ऐसा ही ट्रीट करते थे मुझे. वो बहुत उनका भी प्रिय और बहुत ही मेरा भी प्रिय है मिट्टी दा बाबा, जो उनका एक गाना था.
बहुत प्यारा उनका म्यूजिक था। हाँ हाँ। बहुत ही प्यारा। देश विदेशातनं बासऱ्या कलेक्ट केल्यास जी। मला ते कुठल्या देशातनं बासरी कलेक्ट केली, मला इथे तुझ्या बाजूला खूप मोठ्या प्रमाणावर बासऱ्या दिसत आहेत, जी। कुठून कलेक्ट केल्या आणि त्याची एक एक झलक आपण ऐकूया। मैं ज़रूर आपको एक झलक देना चाहूँगा। सबसे पहले ये इंग्लिश फ्लूट है, सिल्वर फ्लूट भी बोलते हैं इसे, कॉन्सर्ट फ्लूट भी बोलते हैं। सो सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा, वहाँ से इसकी मेन पहचान हुई है और सबसे ज़्यादा यूज़ भी इसे वहाँ किया जाता है। तो एक फ्लूटिस्ट हैं बाहर अब्रॉड के, विदेश के, उनका नाम है जेथ्रो टल। तो मैं उनसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इस साज को लेके और मेरी बहुत इच्छा है कि मैं उनके, ही इज़ माई आइडियल फॉर दिस फ्लूट, फॉर दिस पर्टिकुलर फ्लूट। क्या बात है। सो मैं बस आपको एक छोटी सी झलक इसके साउंड की दिखाना चाहूँगा। उनका एक जो यूनिक स्टाइल है जेथ्रो जी का,
एनर्जी है इसमें, क्या बात है, क्या बात। दूसरी फ्लूट ये है सुसैटो। ये अमेरिका से मैंने कलेक्ट की है और वहाँ की ही है, अमेरिकन फ्लूट है ये। इसका साउंड रिकॉर्डर से बहुत मैच होता है। रिकॉर्डर एक जापानीज़ और चाइनीज़ इंस्ट्रूमेंट है रिकॉर्डर, सो उससे बहुत मैच होता है। वाह, बहुत बढ़िया। इसी का एक ऑक्टिव, सुसैटो फ्लूट का ही एक ऑक्टिव जो कि बहुत स्वीट और बहुत ही, इसको पैनी विसल बोलते हैं। इसका विस्लिंग जैसी इसके अंदर एक फ्रिक्वेंसी है। कितनी मिठास है इसमें, क्या बात है। एक आयरिश फ्लूट जिसको मेटलिक रिकॉर्डर कहा जाता है। वाह, क्या बात है। रिकॉर्डर सुनाता हूँ वाह, जो कि जापानीज इंस्ट्रूमेंट है। ये मैंने यूरोप से लिया है। वाह. इसमें इथे एक प्रकारचं कंपन ऐकू येत कंपन, होतं. हा. ते कंपन कशामुळे आलं? कंपन जो इसकी एक इनबिल्ट साउंड है, वो उसमें इसमें एक वाइब्रेशन है जो, और थोड़ा हम लोग प्लेइंग में भी विब्रेटो डालते हैं इसमें। जैसे जैसे एक सिंपल जो थ्रो है ब्रेथ का, वह अब दैट आई एम डूइंग फ्रॉम हेयर। अच्छा, तो अच्छा. एक वो इसकी एक यूनिक स्टाइल है इस इंस्ट्रूमेंट की, जो कि बिकॉज इट्स ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट, जो कि जापान और कोरियन आप कुछ भी म्यूज़िक आप उठाएं तो उसमें ये उस तरीके से बजाया जाता है। तो वाह. वहाँ से हमने ये सीखा है। एक फ्लूट होती है जो चाइना बेस्ड है, चाइनीज़ फ्लूट ही बोलते हैं उसको। उसकी स्पेशलिटी ये है कि उनकी एक अलग किस्म की फ्लूट होती है, बैम्बो होता है। उसमें वो पेपर, राइस पेपर लगाते हैं और उस पेपर के थ्रू वो साउंड निकलती है। वेगळ्या प्रकारचे आवाज हाँ, येतात. वैसा अलग किस्म का आवाज़ निकलता है। तो वो फ्लूट मैंने लिया था, पर उसके बहुत सारे स्केल्स मुझे अवेलेबल नहीं हो पाए। तो मैंने थोड़ा सोचा इसके बारे में कि क्या कर सकते हैं। तो मैंने बैम्बू फ्लूट को ही पेपर फ्लूट, चाइनीज़ फ्लूट बनाने की कोशिश की और उसका बहुत अच्छा उपयोग भी किया मैंने हर जगह। इनफैक्ट मेरे
एल्बम में इटर्नल विंड्स में एक ट्रैक है कॉल अरेबिक वेव्स, उस ट्रैक को मैंने उसी फ्लूट में बजाया है और बहुत सारी मूवीज़ में बजाया है, बहुत कमर्शियली आई यूज्ड इट लॉट. झलक ऐकूया त्याची. वाह क्या बात तो है. ये साधारण बांसुरी है, बैम्बू फ्लूट है. इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि ये जहाँ अपनी माउथ रखते हैं फ्लूट पे ब्लो करने के लिए और फिंगरिंग के बीच में ये एक स्पेस होता है, तो यहाँ होल्ड किया मैंने मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली और इस पे पेपर लगाया, बहुत थिक पेपर, वो उसके थ्रू ये साउंड बनी. वा, तुम्ही असं सांगितलं की आता की या बासरीतनं तुम्ही अनेक चित्रपटांच्याही संगीतामध्ये बासरी वाजवली आहे. एखाद्या चित्रपट संगीताची झलक दाखवाल? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू, थैंक यू. ये जो फ्लूट आप देख रहे हैं इसे कहते हैं अमेरिकन ओरिएंटल फ्लूट. ये मैंने फ्लोरेंस से लिया था. मेरा कॉन्सर्ट था वहाँ पे फ्लोरेंस में, तो फ्लोरेंस से कुछ 300 किलोमीटर दूर जाके एक बहुत ही बुज़ुर्ग से उनकी एक म्यूज़िक शॉप थी जो उन्होंने बंद कर दी थी, आई मीन बहुत समय से. सो फॉर्चुनेटली मुझे उनका किसी तरीके से कांटेक्ट मिला और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो मैं फ्लोरेंस से 300 किलोमीटर दूर ये फ्लूट लेने गया था खाली. तो इसकी मैं साउंड सुनाता हूँ आपको. हर एक इंस्ट्रूमेंट की एक कहानी भी है आपके पास, क्या बात है. और वो इतने उन्होंने मुझे इतने प्यार से ये इंस्ट्रूमेंट और बड़े अच्छे से दिया. ये उनका इंस्ट्रूमेंट था बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड, लाइक 70-75 ईयर्स ओल्ड. जो शॉप कीपर थे वो
उन्होंने मुझे कहा कि ये उनकी बचपन की फ्लूट है। वाह वाह। ये उनके साथ उनकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट थी। सो बीइंग म्यूजिशियन फ्लूटिस्ट, मैं समझ सकता हूँ कि ये उन्होंने कितना अच्छा आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स दिए मुझे ये फ्लूट वाह। देके। खूप शांत वाटतं हे ऐकताना. हाँ, ये बहुत इट्स ऑल्सो लाइक वेरी मेडिटेशन करने वाला साउंड है इसका। बहुत सूदिंग साउंड है, बहुत मीठा साउंड वाह. है। मैं आपको अगली ये जो कुछ शौक है मेरे साउंड भी कलेक्ट करने के, तो ये जैसे आप आईपीएल मैचेस होते हैं या कुछ अलग मूड होता है, कुछ भी सेलिब्रेशन होता है प्लेइंग स्पोर्ट्स में, ये साउंड आपने बहुत सुना होगा। एक साउंड और है, और एक डक का साउंड है। बदकाचा आवाज, क्या बात है. अच्छा, एक जैसे कॉमेडी सीन होते हैं, म्यूज़िक होता है, तो उसमें मैं ये कभी कभी यूज़ करता हूँ। लहानपणी कठपुतलीच्या खेळामध्ये हे music मी ऐकल्याचं, कठपुतली की खेल में, मला- करेक्ट मला, करेक्ट, मेला आठवतंय. में, मेले में बहुत सुना है हमने ये मैं नॉर्वे फेस्टिवल में गया था, वहाँ दैट फेस्टिवल कॉल्ड मेला, ऑस्लो, या मेला फेस्टिवल या ऑस्लो, ऑस्लो में रहता है वो. ऑस्लो में मेला फेस्टिवल। सो वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही कुछ छोटे छोटे खिलौने या इंस्ट्रूमेंट जो वाह. वो लोग दे रहे थे, वो खेळण्यात मैंने नाही, लिए। चांगला आवाज आणि स्वर शोधताय तुम्ही, क्या बात है. एक और पेपी इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने लिया था उन्हीं जहाँ से मैंने फ्लोरेंस की अमेरिकन फ्लूट ली थी। उनके पास ये बेसिकली मिलता है, हिंदुस्तान में भी है, पर ये बहुत अच्छी साउंड और क्वालिटी का था, तो इसलिए मैंने उनसे। वाह. ये भी एक कॉमेडी और पेपी मूड के लिए साउंड यूज होता है। अरे वाह. और एक मैंने इंस्ट्रूमेंट लिया था वेनिस से। ये इंस्ट्रूमेंट, इसको बीन के साउंड के तरीके से यूज़ किया जाता है। एक ये साउंड है, और इसकी दूसरी साउंड ऐसी है।
क्या बात है। और एक स्टील रिकॉर्डर मैंने ये लिया था लंदन से, जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही अट्रैक्टिव लगा मुझे। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये मेटल का बना है, जो कि बहुत कम ट्यून्ड और अच्छे सुर के मेटल साउंड के फ्लूट्स अवेलेबल मिलते हैं। और इसकी आवाज़ बहुत सारी हिंदुस्तानी लगी। हिंदुस्तानी है, और ये बेसिकली ये रिकॉर्डर को ही इन्वेंट किया गया है मेटल में। सो ये एक ऐसा साउंड था। क्या बात है। और एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी साउंड के बहुत करीब एक ही साउंड है, जो मैंने अगेन फ्लोरेंस से ही लिया था। वाह, क्या बात है। प्रत्येक कलावंत हा अस्वस्थ असतो आणि काहीतरी प्रयोग करत असतो जी. आणि त्या प्रयोगातूनच तो नवीन नवीन कलाकृती सादर करत असतो. तुझी आणखीन एक अशी कलाकृती आहे ज्याच्याविषयी मला झलक प्रेक्षकांना दाखवायची आहे, ज्याच्यातनं तुझी खोली आणि उंची आहे दोन्ही कळणार आहे. ती म्हणजे शोर आणि शांती, त्याच्याविषयी आणि त्याची एक झलक. मैं और मेरे मित्र और हमारे दो संगी साथी और जिगर और हरप्रीत, हम लोग सब एक मुंबई में एक बहुत अच्छा और बहुत ही बड़ा पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क। सो हम लोग वहाँ पे गए, बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ डिसाइड किए, बस चले गए। अपना सेटअप लिया, गुरु ने अपना सेटअप लिया, मैंने अपनी बांसुरियाँ ली और वहाँ चले गए। So there is very restricted area
जहाँ पे बहुत सारे लिपर्ड्स हैं, बहुत सारे चिंपैंजीज हैं, पॉइजनिक स्पाइडर्स हैं, स्नेक्स हैं। दैट इज़ अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया। वहाँ आपको खड़े भी नहीं होने दिया जा सकता आफ्टर 5 और 5:30 इन द इवनिंग। तो हम लोग वहाँ पे हम उसी एरिया में जाके हमने अपना सेटअप लगाना शुरू किया। तो जैसे ही सेटअप लगाया तो पुलिस वाले आ गए और उन्होंने हमें कहा कि चलिए चलिए आप यहाँ से ये आप यहाँ नहीं कर सकते ये सब। तो हमने उनको बुलाया अपने पास कि आप लोग इतना सिक्योरिटी करते हैं, इतना दिन भर घूमते हैं, थोड़ा म्यूज़िक का आनंद लीजिए। तो यू वॉन्ट बिलीव दैट कि जो हमें रोकने आए थे वो हमारे साथ ही 1.5 घंटे तक खड़े और फिर हम लोगों ने वहाँ पे जो एक सोच ये भी थी इसके साथ कि बांसुरी जो कि बांस की बनी हुई है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंड वन ऑफ द नेचुरल इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई अलग से या कुछ डाला नहीं जाता है इसको, या कुछ अलग से बनाया नहीं जाता निसर्ग का रूप है, बस एक बांस का ही एक टुकड़ा है, सिंपल टुकड़ा है और उसी को बजाया जाता है। सो मेरी ये सोच ये थी कि इस जो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, जो जिस नेचर से निकला है, उसी नेचर में जाके अगर इसे बजाएं तो उसमें एक अलग मज़ा आएगा। तो इसलिए हम लोग नदी के किनारे जंगल में जाके उसको हमने कोशिश की कि कुछ अच्छा करें। सो शोर और शांति इसलिए नाम रखा है हमने कि बिकॉज़ ये बहुत ही यूनिक सा कॉम्बिनेशन है। बांसुरी हमेशा पॉपुलर इंट्रोड्यूस रही है शांति का प्रतीक होके। जब भी आप मेडिटेशन या ध्यान करने बैठते हैं तो बांसुरी को ध्यान रखते हैं सॉफ्ट म्यूज़िक के लिए। और शोर जो आजकल का जो समय है, आजकल का जो म्यूज़िक का है, नाम शोर बन गया है। शोर बन गया है। आजकल का जो समय है बहुत भाग रहा है जो तेज़ी से, और म्यूज़िक भी जो है बहुत इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। सो हमने सोचा कि समय के हिसाब से, समय के साथ समय को ध्यान रखते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो जो मेरे दोस्त हैं गुरु धनवा, उन्होंने ट्रैक बनाया जो कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उन्होंने क्रिएट किया, प्रोड्यूस किया, और उसमें मैंने अपनी ये धुन बजाई। सो ये वीडियो और ऑडियो दोनों ही वन गो था, सब कुछ वन गो था। सो ये रिलीज़ हुए अभी तकरीबन 1 महीना हो गया है और लोगों ने बहुत सराहा है इसे। ये वर्ल्ड वाइड कंपनी से रिलीज़ भी हुआ है। तो मैं उसकी एक छोटी सी झलक आपको सुनाता हूँ। ओरिमन तंत्राबद्दल काही झलक दाखवणार? ऑर्मन तंत्रा का मतलब ऑर्मन इज़ अ टर्की नेम ऑफ जंगल, और तंत्रा का मतलब है मेडिटेशन। तो ऑर्मन तंत्रा हमने इसका नाम वहाँ से उठाया है। और क्योंकि थोड़ा सा फ्यूजन भी इसके अंदर कोशिश थी कि फ्यूजन जैसा या कुछ जैमिंग वैसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट रखें, तो इसलिए ये नाम हमें बहुत अच्छा लगा और थोड़ा यूनिक लगा, तो इसलिए हमने ये नाम रखा है। त्याची एक झलक आहे।
वेस्टर्न म्युझिक तुला खूप आकर्षित करतं जी. आणि या वेस्टर्न म्युझिकच्या मोहिनीने तू अनेक प्रयोगही केलेले आहेस. तुला सर्वात आवडलेलं या वेस्टर्न म्युझिक मधलं काय आहे आणि त्याची झलक? वाह, क्या बात आहे. स्पिरिच्युअल आणि सोशली सुद्धा बरंच काम तुझ्याकडनं झालेलं आहे जे अप्रकाशित आहे, जे लोकांना माहिती नाही, त्याच्याविषयी सांग. जी. बचपन से ही काम करने की वजह से बाहर ज़्यादा रहता था. तो फॉर्चुनेटली कहते हैं कि मित्र अगर हो तो एक हो अच्छा, पर और 100 मित्र होने के कोई फ़ायदे नहीं, कोई मतलब नहीं. तो एक मित्र मुझे मेरे जीवन में मिला, वो है रोहित भागी, जिन्होंने मुझे श्री श्री रविंद्र शंकर जी तक पहुंचाया. गुरुजी, आर्ट ऑफ लिविंग जिनकी फाउंडेशन है. और मैं आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं गुरुजी का डिवोटी हूँ और उनको बहुत दिल से मानता हूँ स्पिरिचुअली. उन्होंने मुझे बहुत बड़ी बड़ी स्टेजेस दी हैं, मुझे बहुत सराहा है. दिल्ली में एक इवेंट हुआ था जिसमें 1200 सितारिस्ट ही थे खाली. 1200 1200 सितारिस्ट सिर्फ वाह. सिर्फ 1200 सितारिस्ट थे. उसमें से दूसरे अलग म्यूजिशियंस तो वो भी थे, पर सिर्फ 1200 म्यूजिशियन नहीं, सिर्फ 1200 सितारिस्ट और अलग से 100-200 और म्यूजिशियन थे. तो समझ लीजिए 1400-1500 के करीब म्यूजिशियन थे. गुरुजी ने और कहेंगे एक तरीके से बोला जाए कि मेरे दोस्त ने वहाँ तक पहुँचाया, उस स्टेज तक पहुँचाया. और गुरुजी ने वहाँ उस स्टेज से मुझे इतनी ऊपर तक लेके गए उस स्टेज के माध्यम से. तो क्योंकि वो प्रोग्राम जो था ऑल ओवर द वर्ल्ड में दिखाया जा रहा था, लाइव टेलीकास्ट हो रहा था. तो वो 1400-1500 म्यूजिशियन के सामने मैं फ्लूट पे लीड कर रहा था. और वो यूट्यूब में अवेलेबल है और वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी है वो इवेंट. क्या बात है. सो बिकॉज ऑफ दैट इवेंट की मेरा नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में भी गया. गुरुजी का इंटरव्ह्यू केलेला होता आणि मला त्यांच्या इन्स्पायरिंग क्वालिटीबद्दल काही शंकाच नाही की गुरुजींच्या सांध्यात आलेला प्रत्येक माणूस हा परिसर स्पर्श होतो तसं त्याचं आयुष्य होतं. जी. अनेक चित्रपटांमध्ये तुझी बासरी दिसते. मला आठवतंय रावण, क्रिश 3 इफ आय एम नॉट रॉंग, और तारे जमीन पर, किंवा आत्ताचा ओ माय गॉड. तर ह्या चित्रपटाच्या बासरी वादनाबद्दल आणि एक झलक ओ माय गॉडची तर ऐकायलाच हवी. जरूर जरूर जरूर.
क्या बात आहे. थैंक यू. इतका वेळ आपण बोलतोय. जी. यू आर परफॉर्मिंग ऑल्सो इन बिटवीन. मला कळत नाहीये हु आर यू. कंपोजर, म्युझिक अरेंजर, सोलो प्लेयर, ड्युएट प्लेयर, जिंगल्स, सिनेमा, विच इज रियल पारसनाथ? I'm trying to be honest musician. सिर्फ म्यूजिशियन हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि दिन प्रतिदिन मैं अच्छा म्यूजिशियन बनूँ. मेरी ड्रीम है कि मैं क्लासिकल अपने मेरे गुरुजी का, मेरे पिताजी का जो वाद्य है, जो बहुत ही यूनिक स्टाइल है, बांसुरी में गायकी अंग नहीं सुनने को मिलता, तो मैं उस स्टाइल को, उस जो बहुत ही यूनिक स्टाइल है, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूं. पूरी दुनिया में उसको प्रचलित करना चाहता हूं, क्योंकि वो बहुत ही प्रिय, अच्छा और सूदिंग और मन मोह लेने वाला स्टाइल है. मैफिलीच्या शेवटाकडे आपण येतोय. या मैफिलीचा शेवट करताना आखिर में क्या सुनाना चाहेंगे आप? मैं आखिर में महात्मा गांधी जी का वाह, वैष्णव जन तो सुनाना चाहूँगा. बिल्कुल बिल्कुल. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.